गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9 में। हम लोग अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, राइट। तो लाइक आई सेड लेंथी चैप्टर बिकॉज़ एक दो सेक्शन 134 एंड 135। तो पिछले लेक्चर में 135 चल रहा था, वी आर स्टार्टेड विद 135, ठीक है। 128 क्या है तुम्हारा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 130 ओपनिंग ऑफ योर एफएस बाय कोर्ट ऑर्डर, है ना। 131 वॉलंटरी रीओपनिंग ऑफ एफएस एंड बोर्ड रिपोर्ट। 132 नाफरा। 133 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। 134 तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, उसके साइनिंग वगैरह। एंड 135 बच्चों फिलहाल हम लोग है सीएसआर में, है ना। याद आ रहा है? 5 करोड़ का प्रॉफिट या फिर बच्चों कितना नेटवर्थ एंड टर्नओवर 500 एंड 1000, बराबर कि नहीं? यस चलिए 5 500 1000, इतना याद रखो। 5 500 1000, यस चलिए। ऑलराइट, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ये सब कवर कर चुके हैं कि कब सीएसआर आएगा, तो एक बार सीएसआर लग गया तो 3 साल के लिए रहेगा, कब उससे छुटकारा मिलेगा, वो सब चीजें दैट वी हैड सीन इन द लास्ट लेक्चर, ठीक है। देन हमने ये भी देखा है कि हमको कितना स्पेंड करना है। एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट, उसका कम से कम 2%। क्या डिलिया? तुमको मैंने एक चीज इंपॉर्टेंट बताई थी, कौन सा प्रॉफिट लेते हैं हम लोग? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यस। ऑलराइट देन और क्या देखा? अभी हम लोगों को चेंजेस देखा है लॉ में, विच अलाउज एक्सेस, जो जितना तुमने फिलहाल खर्चा किया एक्सेस, वो तुम कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हो, है ना। तो तुमने 3% अगर खर्चा किया इन द करंट ईयर, तो एक्स्ट्रा 1% बच्चों तुम अगले साल के लिए दिखा सकते हो कि हाँ भाई वो अगले साल का खर्चा है। तो इट इज नाउ अलाउड एक्सेस खर्चा। हम सीएसआर एक्सपेंडिचर रूल नंबर 7 में थे, रूल 7, ओके। तो उसके भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर कर दिया है। कुछ याद आ रहा है तो फटाफट अगर देखो मैं तुमको यहाँ पे, अगर तुम्हारा कोई मनी सीएसआर का पैसा ऊपर देखा हम लोगों ने, वही सीएसआर का पैसा जितना भी तुमने कैलकुलेट किया है, अगर तुम उसका स्पेंड नहीं कर पाए तो हमने इसका सब प्रोविजन देख लिया। शेड्यूल 7 के फंड में जाएगा, या फिर यूसीएसआरए में जाएगा, अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, है ना, यूसीएसआर में जाएगा। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब क्या? 1 साल से ज्यादा 3 साल से कम, तो उसके लिए इस्तेमाल करके रख सकते हो। यस चलिए, तो वो भी चीजें अपने देख ली है लास्ट लेक्चर में। देन तुम्हारे एडमिन का खर्चा, एम्प्लॉइज का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, दैट कैश शुड बी नॉट बी मोर देन 5% ऑफ द टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर, बराबर। अगर तुमको कोई सरप्लस आ गया, यूज इट अगेन इन सीएसआर एक्टिविटीज, ये सब अपना बच्चों सब हो चुका है। कितने फाइनेंशियल ईयर्स के लिए हम उसको बच्चों कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो भी एक्सेस खर्चा किया है? नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। यस चलिए, मैं जानबूझ के जो डिटेल में ले रहा हूं ताकि तुमको जो भी अगर कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, यू विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व इट, क्योंकि सीएसआर इंपॉर्टेंट है, इसमें स्कोप बहुत है पूछने का। देन क्रिएशन और एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, बराबर है। तो किसके नाम से रहेगा? कंपनी के नाम से नहीं रहेगा बच्चों, कंपनी के नाम से वो तुम्हारा ओनरशिप नहीं रहेगा, यू विल हैव टू ट्रांसफर इट, है ना। किसके नाम से? कोई सेक्शन कंपनी, कोई ट्रस्ट, है ना बच्चों, याद आ रहा है? सेक्शन कंपनी या फिर ट्रस्ट, यस, या फिर बेनिफिशियरीज, या फिर कोई पब्लिक अथॉरिटी। ये हो गया अपना। आगे बढ़ते, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस अगर नहीं किया, 135 खर्चा नहीं किया, या फिर बच्चों उसको फंड में भी नहीं डाला, है ना, तो ट्वाइस द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड और 1 करोड़ विच एवर इज लोअर, ओके। 1 करोड़ से ज्यादा नहीं, ऑन हायर साइड 1 करोड़। एंड ऑफिसर डिफॉल्ट बच्चों 1/10, कंपनी के ऊपर डबल और ऑफिसर के ऊपर बच्चों 1/10, ओके। और 2 करोड़ विच एवर 2 लाख, सॉरी विच 2 लाख, 2 करोड़ कितने होगा इंडिविजुअल के लिए? 2 लाख विच एवर इज लोअर। आगे बढ़े हम लोग बच्चों, या चलो। When CSR committee not required, ध्यान देना, अलग है, भी थोड़ा अलग है। सीएसआर कमिटी की जरूरत नहीं है। अगर कमिटी की जरूरत नहीं है पर तुम्हारे पर सीएसआर लग रहा है, तो बच्चों काम कौन करेगा? तुम्हारे पर सीएसआर लग रहा है बिकॉज तुम्हारा नेट प्रॉफिट 5 करोड़ के ऊपर है, या फिर नेटवर्क टर्नओवर बच्चों अमाउंट से ज्यादा है, ओके। पर अगर सीएसआर कमिटी की जरूरत नहीं है, तो फिर बच्चों काम कौन करेगा सीएसआर का? आंसर करेक्ट, बोर्ड, करंट निधि। अगर कमिटी नहीं तो बोर्ड, अगर कमिटी नहीं तो बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे तुम्हारा ऑडिट कमिटी होता है सेक्शन 177 में, अगर ऑडिट कमिटी जरूरी है तो फिर ऑडिट कमिटी रेकमेंड करेंगे ऑडिटर वगैरह। अगर ऑडिट कमिटी नहीं है तो फिर सब काम कौन करेगा? वो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का, रिमूवल का, बोर्ड, समझा?
तो अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे कमिटी की कब कब जरूरत नहीं है, चेक 135(9). Where the amount to be spent, पैसा to be spent under the subsection 5, 135 does not exceed 50 lakh rupees. तुम्हारा CSR का लाइबिलिटी, कुछ समझा कि नहीं समझा? CSR खर्चा करने का अमाउंट का लाइबिलिटी इज नॉट मोर देन ₹50 lakhs. ओके, तो उसके लिए CSR कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा बोर्ड कर लेगी. ओके, तो द रिक्वायरमेंट अंडर सबसेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR वगैरह shall not be applicable and all the work बच्चों shall be done by board of directors. हाँ या ना बच्चों? अरे उसे रोके और नो बच्चों? क्लियर है बच्चों? ठीक है, फाइन. CSR खर्चा करने की लायबिलिटी की बात करूं मैं, ठीक है ना? अमाउंट टू बी स्पेंड, फाइन क्लियर, इज नॉट मोर देन 50 लाख रुपीज. स्टार मार्क कर लो. कब CSR कमेटी की जरूरत नहीं पड़ती है, स्टार मार्क कर लो. ओके, आगे जाऊं मैं. चलो, CSR इम्प्लीमेंटेशन रूल 4 इंप्लीमेंट करना. द बोर्ड शैल एंश्योर दैट CSR एक्टिविटीज अंडरटेकिंग बाय द कंपनी इटसेल्फ. वो तो खुद करेंगे. अब ध्यान दो, CSR एक्टिविटीज कौन करेगा? खुद कंपनी करेगी, अंडरटेकन बाय द कंपनी इटसेल्फ, या फिर अगर खुद नहीं करेंगे तो कोई और करेगा कंपनी के बिहाफ में. हम लोग थोड़ा सा देखा था बच्चों, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है ना, चेक करो कौन कौन. अ कंपनी एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8 और a registered public charitable trust or a registered society which is registered under section 12A and 80G of income tax. Okay, established by the company either singly or along with any other company. ऊपर से गया, ध्यान देना बच्चों. मतलब मान लो फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, कंपनी ए है, उनके ऊपर CSR की जिम्मेदारी आ रही है, दे हैव टू स्पेंड फॉर CSR. ठीक है, तो उनके खुद के एम्प्लॉइज या फिर पर्सनल, मतलब उनकी टीम बनाएगी खुद की, और फिर वो एग्जीक्यूट कराएंगे काम CSR का. यस क्लियर. बट अगर वो पॉसिबल नहीं है, फिर उनको नहीं करना, ये काम आउटसोर्स किया जाएगा. हाँ या ना? किन को? कोई सेक्शन कंपनी को, ट्रस्ट को, या फिर सोसाइटी को. ओके, कोई दूसरे सेक्शन ट्रस्ट या फिर सोसाइटी. बट इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन ट्रस्ट या फिर सोसाइटी बच्चों किसने क्रिएट किया? कंपनी ने खुद एक अलग एंटिटी क्रिएट किया फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR एक्टिविटीज. कुछ समझा कि नहीं मुझको बताओ सब लोग, ऑल ऑफ यू. क्लियर और नो? एवरीबॉडी, एवरीवन टेल मी, समझा कि नहीं? अमन, अक्षता, निधि, बोलो बोलो बोलो. पढ़ना है फिर से? तुम्हारे मैसेज नहीं आ रहे मुझको. ऑलराइट, ध्यान देना. हम क्या कह रहे हैं? इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, इतना समझा था. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसको एग्जीक्यूट करना CSR की एक्टिविटीज. तो रूल 4 क्या कहता है CSR रूल्स की? एक्टिविटीज जो CSR की एक्टिविटीज है, कौन करेगा? आर अंडरटेकन बाय द कंपनी इटसेल्फ, खुद. जैसे बच्चों दो चीजें होती है, एक इन हाउस, दूसरा होता है आउटसोर्स. आउट हाउस नहीं, एक इन हाउस, दूसरा आउटसोर्स. क्लियर है? इन हाउस किया तुमने वो काम तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है CSR की एक्टिविटीज. पर अगर तुम आउटसोर्स कर रहे हो, और लिखा है ना, और थ्रू, तो और थ्रू हूं बच्चों, चेक करो. पहले वाला क्या? अ कंपनी एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8. सेक्शन, तुम सेक्शन कंपनी समझता बच्चों? अरे हाँ या ना? सेक्शन कंपनी ने बच्चों तुम्हारा काम किया, तुम्हारा CSR का, मेरे को स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर तुमको खुद काम करने से नहीं हो रहा है, ये करने को पॉसिबल नहीं है, तो तुम ये काम किसी और को दे दो CSR इम्प्लीमेंटेशन करवाने का. बात समझ रहे हो? तो किसको देते हैं ये काम बच्चों? यू कैन गिव टू अ सेक्शनल कंपनी और टू अ ट्रस्ट और टू अ सोसाइटी. बात समझी? रोके. तुम्हारा बच्चा, जैसे तुम्हारा होमवर्क, राइटिंग असाइनमेंट तुम खुद नहीं कर पाए, तुमने आउटसोर्स कर दिया किसी और को, क्या भाई तू कंप्लीट करके दे मुझको. सेम थिंग. इसलिए द ओनली थिंग इज दैट, अब ध्यान देना, इसमें पॉइंट नंबर 1 में क्या है? सेक्शन कंपनी या फिर तुम्हारा देखो ट्रस्ट या फिर सोसाइटी. ठीक है, रजिस्टर्ड 12A and 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वो छोड़ दो फिलहाल के लिए, तो उसमें ज्यादा दिमाग मत डालो उसको. ओके, बट एस्टैब्लिश्ड बाय, ये जो एंटिटीज है ना, एक तो सेक्शन कंपनी या फिर ट्रस्ट या फिर सोसाइटी, आर
एस्टैब्लिश बाय द कंपनी, बाय द कंपनी। कौन सी कंपनी बच्चों? इसमें तुमको ये एग्जांपल दिया कि कंपनी ए को सीएसआर के काम, कंपनी ए के ऊपर सीएसआर की जिम्मेदारी है। कंपनी ए इज लायबल अंडर सीएसआर, ठीक है, उनको खर्चा करना है, दे हैव टू स्पेंड, उनको एग्जीक्यूट सब एक्टिविटीज करने हैं। यस क्लियर? अगर वो खुद नहीं करना चाहती तो वो काम करवाएंगे थ्रू अनदर सेक्शन एड कंपनी और ट्रस्ट और सोसाइटी। यस, पर ये जो सेक्शन एड ट्रस्ट या फिर सोसाइटी है, इसको क्रिएट किसने किया? कंपनी ए ने ही क्रिएट किया। कुछ समझा एवरीबॉडी? इज इट क्लियर नाउ निधि? टेल मी। ये तो कंपनी ए हो सकती है, इतना चेक यहाँ पे क्या वर्डिंग दिख रहा है, बाय द कंपनी, इधर सिंगली खुद होके, इधर बच्चों सिंगली और अलॉन्ग विद एनी अदर कंपनी। मतलब क्या, कंपनी ए बच्चों एंड कंपनी बी ने मिलके, दोनों ने बच्चों मिलके एक सेक्शन एड कंपनी खोला, या फिर ट्रस्ट या फिर सोसाइटी बच्चों ने रजिस्टर करवाया, और जो एग्जीक्यूशन का काम है सीएसआर का, उन्होंने इनके थ्रू करवाया। आई होप यू अंडरस्टूड। क्लियर लियो? तो फर्स्ट वन, पहली बात, पहला लेवल तो ये समझो कि काम कौन कर सकता है कंपनी के बिहाफ पे, सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट या फिर सोसाइटी। इज ओके एवरीबॉडी? लियो, बोलो हाँ, समझा ना? आगे जाऊं मैं बच्चों? दूसरा, अ कंपनी एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट और अ ट्रस्ट और अ सोसाइटी बट एस्टैब्लिश्ड बाय सीजी। किसने बच्चों क्रिएट किया उनको? कुछ समझ रहे कि नहीं? सीजी या फिर एसजी ने। सो ट्रस्ट बच्चों मैनेज बाय सीजी और ट्रस्ट बच्चों मैनेज बाय एसजी, स्टेट गवर्नमेंट। समझ रहे हो? और इवन सोसाइटी और इवन सेक्शन 8 कंपनी। देन एनी एंटिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, कोई भी, और एनी काइंड ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट जो कोई एक्ट के अंदर क्रिएट किया गया है। फॉर एग्जांपल आईसीए है, एग्जांपल के लिए आईसीए है, is an entity created under act of the parliament, है ना? Then point number D, a company established under section 8 or a trust or a society, okay, and having, आगे बच्चों, and having an established track record of at least 3 years in undertaking similar activity जो तुमको करना है। Now just try to understand, I hope तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक में ये सब है चीजें, तो तुमको लग क्या रहा है बच्चों, पॉइंट नंबर ए और डी में क्या फर्क है? ए और डी बच्चों, यहाँ पे भी तुम्हारा वही दिख रहा है, सेक्शन एंड कंपनी, ट्रस्ट और सोसाइटी, और यहाँ पे भी डी बच्चों वही है ना? सेक्शन एंड कंपनी, ट्रस्ट एंड सोसाइटी। व्हाट इज द ओनली डिफरेंस? यहाँ पे बोल के रखा है कि हाँ इनका 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम। फाइन, व्हाट एल्स? अलग क्या है फिर इसमें? अलग क्या है बच्चों? पॉइंट नंबर, क्लॉज नंबर ए और डी में। क्लॉज नंबर ए में इट वॉज क्रिएटेड बाय द कंपनी इटसेल्फ। कुछ समझा कि नहीं समझा? इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। पॉइंट नंबर ए में बच्चों, इट वाज दिस, ये जो तुम्हारे 3 एंटिटीज इसमें से कोई भी, इट दे वर क्रिएटेड बाय द कंपनी इटसेल्फ, है ना? हाँ, और डी वाला बच्चों, कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट को लेना देना नहीं है, कंपनी ने उसको क्रिएट नहीं किया है, वो तो नॉर्मल उनको खुद ने उन्होंने अपना क्रिएट किया रहेगा, नॉर्मल लाइक ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन एंड कंपनी। पर उनका फिर कैसा है, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड कम से कम 3 साल का है। बात समझ रहे हो? मतलब हियर आई कैन से बच्चों इन अ वे दे आर अनरिलेटेड पार्टीज। मतलब मैं कहीं और, जिसका और मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैंने उसके पास गया और फिर मैंने ये काम करवा लिया है, मेरा सीएसआर एक्टिविटीज इंप्लीमेंटेशन करवाने का। यस, पर मैं जिसके पास जा रहा हूं उसका ट्रैक रिकॉर्ड बच्चों कम से कम 3 साल का है। अगर मैंने खुद क्रिएट किया सेक्शन कंपनी तो दे दो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल नॉट वेट फॉर 3 years। मैं उसको अभी कभी बच्चों काम दे सकता हूँ मेरा सीएसआर का। पर मैं किसी और के पास जा रहा हूँ जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, तो उसका बच्चों ट्रैक रिकॉर्ड कम से कम 3 साल का चाहिए। मतलब ट्रैक रिकॉर्ड मतलब एग्जिस्टेंस इन द सेम फील्ड का काम, जो भी काम तुम उनसे करवाना चाहते हो। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? टेल मी प्लीज। स्टार मार्क करो इन चीजों को, एटलीस्ट पॉइंट नंबर डी वाला। ओके, तुमने खुद क्रिएट किया है तो देयर इज नो वेटिंग पीरियड। पर किसी और के पास जा रहे हो तो 3 साल का उनका रिकॉर्ड रहना चाहिए। ओके, 3 years वेट। अभी देखो मैंने पॉइंट नंबर डी में क्या बताया, पॉइंट नंबर डी में कौन सा इम्प्लीमेंटिंग, उनको मैं कहूंगा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, सेक्शन 8 ट्रस्ट सोसाइटी। ये तो समझा तुमको? अगर तुमने खुद क्रिएट नहीं किया है, ए में तुम खुद क्रिएट कर रहे हो, बराबर है ना?
पर डी में क्या था, तुमने खुद क्रिएट नहीं किया, तो तुम नए नए कोई भी सेक्शन कंपनी के पास नहीं जा सकते। वो जो सेक्शन कंपनी जो कम से कम 3 साल में एग्जिस्टेंस में है, उनके पास तुम जाके तुम्हारा काम करवा सकते हो। बात समझी? ओके एवरीबॉडी, आगे बढ़े। आई होप अंडरस्टूड एवरीबॉडी। यू नीड टू मेक श्योर उनका कम से कम 3 साल का एग्जिस्टेंस है, करेक्ट, एंड डूइंग वो काम, मतलब कोई भी कल परसों जाके 6 महीने पहले कंपनी चालू की है सेक्शन ट्रस्ट सोसाइटी, नए नए लोगों को नहीं दे सकते तुम लोग, उनका कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा 3 साल का एक्सपीरियंस, समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। एवरी एंटिटी कवर्ड अंडर सब रूल 1, ये वाला है ना, who intends to undertake any CSR activity, कौन बच्चों? सेक्शन कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, जिनको काम लेना है और CSR करना है ना, एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, shall register itself with CG by filing CSR 1 electronically with ROC with effect from 1st April, वो डेट का कुछ नहीं है, बट बेसिकली जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा विद MCA खुद को, कि हम सेक्शन कंपनी है या फिर हम ट्रस्ट है या फिर हम सोसाइटी है और हम ये CSR का काम करते हैं और हमको ये काम मिला है, इसलिए हम आपके साथ रजिस्टर कर रहे हैं। रजिस्टर मतलब हम खुद को एम्पैनलमेंट या फिर हम खुद का डिटेल्स दे रहे हैं MCA को। ओके, विच फॉर्म बच्चों? CSR 1 प्रोवाइडेड द प्रोविजन ऑफ दिस वन, सो नॉट ऑफ, वो छोड़ दो। CSR 1 shall be signed and submitted electronically and verified digitally by CMA. Then on submission of CSR 1, a unique CSR ration number shall be allotted. याद रखना। Are you getting my point or no, everybody? बात समझ रहे हो ना? तो लेट से बच्चों कोई कंपनी है, उनके ऊपर CSR लगता है, बट उन्होंने बच्चों एक क्या बोलते हैं सोसाइटी से ये वो काम करवा लिया, सोसाइटी, ओके, रजिस्टर्ड सोसाइटी, ट्रस्ट या फिर सेक्शन 8। अब इसको बच्चों MCA के साथ क्या करना पड़ेगा? खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा एज अ CSR एंटिटी, CSR, कि भाई हम CSR के काम करते हैं, एंड MCA बच्चों विल गिव देम अ यूनिक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर। सभी को समझा एवरीबॉडी? जैसे तुम्हारे बच्चों एम्प्लॉय होते हैं तो एम्प्लॉय को एम्प्लॉय कोड दिया जाता है, एम्प्लॉय कोड। सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारे ये एंटिटीज को भी कोड मतलब यूनिक नंबर दिया जाएगा। आगे बढ़ो मैं। अ कंपनी में एंगेज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजाइनिंग, चेक करो, में एंगेज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजाइनिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स, है ना। अ कंपनी में आल्सो कोलैबोरेट विद अदर कंपनीज फॉर अंडरटेकिंग बच्चों बिगर प्रोजेक्ट्स, है कि नहीं बच्चों? बट दे शुड बी इन अ पोजीशन टू रिपोर्ट ऑन इट सेपरेटली, कि मैंने कितना काम किया, तुमने कितना काम किया, मिलके बड़ा काम करना तो करो, कोई टेंशन नहीं है, बट दे शुड बी इन सच ए मैनर where they are in position to report separately on such projects. Okay, report separately. The board of a company shall satisfy itself that funds so disbursed have been utilized for the same purpose as approved by it, and the CFO or the person responsible for financial management shall certify to that effect. ठीक है, कुछ खास बात नहीं, कि पैसा सही से इस्तेमाल किया गया है। आगे जाओ मैं। CSR रिपोर्टिंग रेडी बच्चों, रूल 8। मैंने खुद यहाँ पे 2 स्टार दिए, तो प्लीज तुम भी दे दो इसको। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है ना बच्चों? आई होप सो सभी के पास है ये। आगे जाओ मैं। रेडी? The board report of a company covered under these rules pertaining to any financial year shall include an annual report on CSR. बोर्ड रिपोर्ट में जो CSR एक्टिविटीज के बारे में दिया जाता है डिटेल्स, ओके, तो हम उसको ऊपर बच्चों बोर्ड रिपोर्ट में हम चीजें डालेंगे अबाउट CSR, ओके। Shall include an annual report on CSR containing particular specified in Annexure 1 or 2 as applicable, छोड़ो, basically report, annual report on CSR दिया जाएगा in board's report. In case of foreign company, the balance sheet filled under clause B of section 1 of 381 shall contain an annual report. वो भी ठीक है, कुछ खास नहीं है, nothing great. 3A, now important. Every company having average CSR obligation of 10 crores or more as per 135(5)
अगर तुमको याद आ रहा है बच्चों 50 लाख से कम रहा तो नो सीएसआर कमिटी, समझ रहे हो। अभी हम बच्चों ऑपोजिट केस में जा रहे हैं कि हमारा सीएसआर का खर्चा कितना है बच्चों एक साल का, कम से कम 10 करोड़ रुपए का। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। एंड 10 करोड़ बच्चों जस्ट लाइक 2%, हाँ या ना। अरे कुछ समझ रहे कि नहीं ऑल ऑफ यू। तो ऐसे कंपनी जिनका सीएसआर का बच्चों खर्चा है कम से कम 10 करोड़ का, ओके, और मोर इन द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। चेक करो लास्ट के तीनों सालों में, पिछले तीनों सालों में बच्चों हर साल 10 करोड़ से ज्यादा था। शाल अंडरटेक, ध्यान देना थोड़ा यहाँ पे। अभी तो अमाउंट छोटा है बड़ा बच्चों, बहुत बड़ा है अमाउंट, ओके, इज इट ओके। तो शाल अंडरटेक, अगर लास्ट के तीनों सालों में उनका 10 करोड़ से ज्यादा का खर्चा था, नाउ कंपनी शाल अंडरटेक इम्पैक्ट असेसमेंट। और ये काम बच्चों बिग फोर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मिलता है, ये वाला काम, इम्पैक्ट असेसमेंट, ओके। सॉरी, अगर जैसे याद है अपने को सिक्योर्ड डिपॉजिट्स, आई टेल यू, सिक्योर्ड डिपॉजिट याद है बच्चों, सिक्योर्ड डिपॉजिट्स। तो तभी हमको क्या जरूरी था, सेक्शन 76 में था कि वो पब्लिक कंपनी जो है उनको हर साल में क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा। क्रेडिट रेटिंग याद आ रहा है तो 4 के चैप्टर में देखा था अपन क्या, डिपॉजिट के चैप्टर में। तो क्रेडिट रेटिंग हर साल लेना जरूरी है, और वो क्रेडिट रेटिंग का जो भी रिपोर्ट आएगा है ना, रिपोर्ट, उसको हमको एनुअल रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स में डालना पड़ेगा। डिटेल्स डिपॉजिट के चैप्टर में था वो, है ना। क्योंकि हर साल आरओसी को बताना पड़ेगा कि हमारा क्रेडिट रेटिंग कितना है कि नहीं। यहां पर भी अब ध्यान देना, जो भी तुमको खर्चा करना है, या भी तुम हर खर्चा कर चुके हो, है ना, खर्चा कर चुके हो, वो खर्चे का बच्चों इम्पैक्ट क्या हुआ है, कुछ फायदा भी हुआ है या करने के लिए तुमने कुछ टाइम पास खर्चा कर दिया है। गेटिंग माय पॉइंट। अब तुमने शायद ऑडिट, शायद ग्रुप में पढ़ा रहेगा या नहीं हो, व्हाटएवर, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गवर्नमेंट ऑडिट। सुना है कभी गवर्नमेंट एंटिटीज का ऑडिट, है ना, कैग करता है, सीएजी अपने ऑडिट में थोड़ा सा है यहाँ पे। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन गवर्नमेंट ऑडिट अगेन इज इम्पैक्ट ओनली, कि वो फालतू का खर्चा किया है या कुछ जेन्युइन प्रॉपर खर्चा है। सी खर्चा हुआ तो उसके लिए कुछ इनवॉइस अवेलेबल है, हाँ हो गया ऑडिट, वो तो तुम्हारे पास प्रूफ हो गया कि हमारे ये खर्चे का बिल था। नॉट जस्ट दैट, पर वो खर्चा फालतू खर्चा था क्या, वॉज इट अ वेस्टेज ऑफ मनी, और या फिर उसका कुछ एक्चुअली अच्छा इंपैक्ट हुआ। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट बच्चों केस ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। कुछ समझा एवरीबॉडी। सिमिलरली जब तुम 10 करोड़ से ज्यादा का खर्चा कर रहे हो तो उसका इंपैक्ट अच्छा है या नहीं, या फिर इंपैक्ट हो भी रहा है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। ओके एवरीबॉडी। अभी इंपैक्ट बच्चों कौन चेक करेगा, थ्रू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी। अभी इंडिपेंडेंट एजेंसी बच्चों तुम्हारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ सकते हैं, सीएफओ आ सकती है, ओके। सो थ्रू एन इंडिपेंडेंट, इट इज लाइक ऑडिट ओनली ना बच्चों, थ्रू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑफ देयर सीएसआर प्रोजेक्ट्स हैविंग आउटलेज ऑफ 1 करोड़ और मोर। मतलब क्या, दो चीजें पे ध्यान देना बच्चों। तुम्हारा खर्चा ऑफ लास्ट 3 इयर्स एवरेज 10 करोड़ से ज्यादा है, इज इट ओके एवरीबॉडी। टोटल खर्चा, टोटल खर्चा। अब ये टोटल खर्चा मैं कितने भी प्रोजेक्ट्स पे कर लगा सकता हूँ एट ए टाइम। ऐसे कोई जरूरत नहीं कि मैं बस एक ही स्कूल बांधू, मैं एक कोई शहर में, कोई गांव में स्कूल बांध रहा हूँ, कोई दूसरे गांव में मैं हॉस्पिटल बांध रहा हूँ, कोई तीसरे गांव में बच्चों पानी ला रहा हूँ मैं, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज, कोई चौथे गांव में बच्चों मैं रोड बांध रहा हूँ, समझ रहे हो। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। गेटिंग माय पॉइंट और नो। मेरा टोटल खर्चा इन सभी प्रोजेक्ट्स में 10 करोड़ से ज्यादा है, इज इट ओके। पर मैं कौन से प्रोजेक्ट्स का बच्चों ऑडिट करवाऊंगा, आई एम यूजिंग द वर्ड ऑडिट, टेक्निकली बच्चों है वो इम्पैक्ट असेसमेंट। मैं वो प्रोजेक्ट्स का बच्चों चेकिंग कराऊंगा जो प्रोजेक्ट का खर्चा कितना है 1 करोड़ से ज्यादा। कुछ समझा या नहीं समझा। निधि, अक्षता, अमन, बोलो बच्चों। ठीक है, आगे जाऊं मैं। 1 करोड़ और मोर एंड विच हैव, अब ध्यान देना, ओके, एंड विच हैव बीन कंप्लीटेड नॉट
लेस देन 1 year बिफोर अंडरटेकिंग द इम्पैक्ट स्टडी। तो लिखने का उल्टा ही रहता कुछ तो। एंड विच हैव बीन कंप्लीटेड नॉट लेस देन 1 year बिफोर अंडरटेकिंग द स्टडी। मतलब क्या, जब तुम्हें स्टडी करना चालू करोगे, ये जो तुम्हारा इंडिपेंडेंट एजेंसी है वो कोई अभी वो प्रोजेक्ट देखेंगे ना, प्रोजेक्ट्स है ना, क्या ये प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट हुआ, कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो प्रोजेक्ट को बनकर तैयार होकर बच्चों कम से कम 1 साल हो गया रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि पिछले महीने में तुमने स्कूल खोला और अभी बोल रहे हो कि उसको कुछ फायदा हुआ कि नहीं। स्कूल एग्जाम्पल के लिए स्कूल खोला तो कम से कम 1 साल हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कॉमन सेंस बच्चों, इम्पैक्ट यू वांट टू चेक द इम्पैक्ट आफ्टर 1 year। यू वांट टू चेक द इम्पैक्ट आफ्टर 1 year, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मान लो, पे अटेंशन, हम क्या एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर वी चेकिंग राइट नाउ, रूल नंबर 3A में, ठीक है, कि हम बड़ी कंपनी है तो हमारा एवरेज खर्चा कितना है लास्ट के 3 सालों का, 10 करोड़ से ज्यादा। इज इट ओके? अब मुझको कितना खर्चा करना, 10 करोड़ से ज्यादा हर साल। जनरली मेरा इतना प्रॉफिट आ रहा है, तो ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, और ऐसा कोई बच्चों एक्चुअली एग्जाम्पल भी नहीं है कि मैं एक प्रोजेक्ट में 10 करोड़ से ज्यादा खर्चा करूं। एक प्रोजेक्ट, समझ रहे हो कि नहीं, प्रोजेक्ट। अगर मेरे को हॉस्पिटल भी मानना, मुझको 1 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ मान लो, जो भी रहेगा, और मुझको हर साल 10 करोड़ से ज्यादा खर्चा करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? तो हियर व्हाट आर वी सेइंग कि जो अमाउंट तुमको खर्चा करना है, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ? एग्जाम्पल क्या था मेरा, एक स्कूल में एक स्कूल में तुम एक स्कूल में क्या गांव बांधोगे यार तुम लोग, एक गांव में स्कूल बांध रहे हो, हाँ या ना। एक कोई गांव में तुमने स्कूल बांधा, कोई दूसरे गांव में हॉस्पिटल बांधा, कोई तीसरे गांव में तुमने ड्रिंकिंग फैसिलिटीज लाए। ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स हुए, समझा यहां तक? टेल मी। ऑलराइट, यहां तक समझा कि नहीं समझा? अभी भी नहीं समझ रहे? हाँ अभी डीएम आ रहा है, मैंने यहाँ निधि बोलो बेटा, समझा यहां तक? हाँ। तो लेट अस से जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स है ऑफ द सेम कंपनी, या सेम कंपनी, आई एम टॉकिंग ऑफ वन कंपनी ओनली, एक कंपनी। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, मैंने बच्चों 5 प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम अंडरटेक किए। मैंने 5 प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए, मतलब मैं 5 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूं। क्लियर? एंड यस, इन सभी 5 प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने मिलके टोटल मेरा खर्चा 5 टोटल खर्चा 10 करोड़ से ज्यादा है। इज इट ओके? जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, ओके। मैंने क्या देखे रखा है बच्चों, यहाँ पे चेक करो। प्रोजेक्ट नंबर 1 पे 80 लाख का खर्चा है मेरा, प्रोजेक्ट नंबर 2 पे 60 लाख का है, प्रोजेक्ट नंबर 3 4 5 पे 4 जो भी मेरा कुछ भी खर्चा है यहाँ पे, हाँ या ना। मैंने कुछ तो अमाउंट डाले थे, मैंने छोड़ भी दिया इसको, ठीक है एवरीबॉडी। मैं यहाँ पे नंबर चेंज 30 लाख, ठीक है। इसमें शायद मैंने चेंज किया था, वॉट एवर इट इज, ओके एवरीबॉडी। 4 हाँ जो भी मेरा 11 करोड़ का खर्चा है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, उसके ऊपर मैंने डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट स्पेंड किए हैं। नाउ मैं मतलब कंपनी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि तुमने जो खर्चा किया है उसका इफेक्टिवनेस क्या है। इफेक्टिवनेस समझ रहा है कि नहीं? इफेक्टिवनेस कि मतलब वो खर्चा टाइम पास खर्चा हो गया या उसको कुछ एक्चुअल में फायदा हो रहा है। उस बात समझ रहे हो? तो इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए हम लगाएंगे किसी को काम पे, बच्चों कौन रहेगा? वो इंडिपेंडेंट एजेंसी। यस और नो चेक करो बच्चों, कौन? इंडिपेंडेंट एजेंसी। किधर गया हो? डोंट कंफ्यूज दिस विद इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। इंडिपेंडेंट एजेंसी मतलब फिलहाल के बस सीए में ऑडिटर दिमाग में रखो, ठीक है ऑल ऑफ यू। तो ऑडिटर को या फिर तुम्हारे बिग 4 को, कोई सीए को बच्चों काम पे लगा बोला कि हाँ भाई चेक करो कि जो खर्चा किया उसको कुछ फायदा भी है नहीं, कुछ उसका इम्पैक्ट क्या हुआ फायदे खर्चे का। आई गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? तो कौन से प्रोजेक्ट्स पे बच्चों काम किया जाएगा, ऑन दोज प्रोजेक्ट चेक नाउ चेक, ठीक है। टोटल खर्चा 10 करोड़ से ज्यादा। So through an independent agency of their CSR projects having outlays, CSR projects having outlay मतलब outflow मतलब खर्चा of 1 crore or more,
मैं कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर बच्चों काम करूंगा, टेल मी नाउ। काम मतलब क्या, ऑडिट ऑन प्रोजेक्ट नंबर 3, 4, 5। मैं प्रोजेक्ट नंबर 1 और 2 पे ध्यान नहीं दूंगा। ध्यान नहीं दूंगा मतलब उसका मैं इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं करवाऊंगा। टेल मी, अंडरस्टूड और नो निधि नाउ? ओके, तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये था ना दिल्ली दिल्ली गवर्नमेंट का। दिल्ली गवर्नमेंट ने बच्चों बहुत बढ़िया स्कूल्स बांधे, गवर्नमेंट स्कूल्स को, मतलब वो गवर्नमेंट ही है और गवर्नमेंट स्कूल्स उन्होंने अच्छे प्रमोट किए या फिर अच्छा बनाया उन्होंने, है ना। तो बाहर के लोग भी आए, उन्होंने चेक करने को सही है, अच्छा है कि नहीं, हाउ टू डू दिस एंड दैट, वो सब चीज है ना। तो तुमने जो खर्चा किया है, तो गवर्नमेंट के एमसी, अब एमसीए कह रहा है कि भाई तुम ही उसका एक ऑडिट करवा के लेके आओ, इम्पैक्ट असेसमेंट, कि कुछ फायदा है या नहीं। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो दो चीजें याद रखना, तुम्हारा टोटल खर्चा, एवरेज खर्चा 10 करोड़ के ऊपर, और वो प्रोजेक्ट्स का तुम बच्चों असेसमेंट कराओगे, तुम वो प्रोजेक्ट्स का असेसमेंट कराओगे जिसका खर्चा 1 करोड़ से एटलीस्ट 1 करोड़ का था। अब दूसरी चीज उसमें क्या रहेगा था अपना, वो 1 ईयर वाला तुमको स्टोरी समझा, 1 ईयर वाला। तुम कब कराओगे बच्चों उसका ऑडिट, कब कराओगे प्रोजेक्ट का ऑडिट, इम्पैक्ट असेसमेंट कब कराओगे, जब वो प्रोजेक्ट को कम से कम 1 साल हो चुके हैं। एटलीस्ट एक बर्थडे तो बच्चों प्रोजेक्ट ने मनाया, बात समझी कि नहीं समझी? बिकॉज इम्पैक्ट उसका देखने के लिए कम से कम 1 साल तुमने देना चाहिए उसको। अरे हाँ या ना? ऑल ऑफ अंडरस्टूड? क्लियर है निधि? ओके अक्षता? आगे जाऊं मैं बच्चों? निधि, ओ दीदी, आगे बढ़ू, चलो। द इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स shall be placed in front of board, वो टाइम पास है, and will be attached to the and will be annexed to the annual report on CSR। बच्चों करना है ना, चेक करो। बोर्ड हैज टू प्रिपेयर एन एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर, नो? यस। तो एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर के साथ बच्चों इम्पैक्ट असेसमेंट जोड़ा जाएगा, दैट इज ओके। अब ध्यान देना फिर से और एक चीज, द कंपनी अंडरटेकिंग सीएसआर एक्सपेंडिचर, सॉरी, द कंपनी अंडरटेकिंग इम्पैक्ट असेसमेंट, ओके एवरीबॉडी? ऐसे कंपनी जिनको बच्चों इम्पैक्ट असेसमेंट करना जरूरी है, मे बुक द एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स सीएसआर रिस्पांसिबिलिटी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर, ओके, which shall not exceed 5% of total CSR expenditure for that year or 50 lakh rupees, whichever is less, whichever is less। Understand? Impact assessment, ये समझ रहे हैं? कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी करवा के लेना है ना। एक्चुअल में करेगा कौन? एक्चुअल में करेगा कौन बताओ? तुम्हारा लेटर से सीए बच्चों, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ना, तो वो जो फुकट फुकट में थोड़ी करेगा, वो भी तो अपना अपना पैसा लेगा ये काम करने का। इट इज लाइक एन ऑडिट ओनली। तो जो फीस उसको पे कर रहे हैं, अरे हाँ या ना? जस्ट कॉमन सेंस बच्चों, मान लो ऑडिट फीस पेड, ऑडिट फीस पे इट इज अ पीएनएल डेबिट और नो बच्चों आइटम, एक्सपेंडिचर आइटम। सिमिलरली इम्पैक्ट असेसमेंट करवाने के लिए जो तुम फीस दोगे, इम्पैक्ट असेसमेंट करवाने के लिए जो तुम फीस दोगे, दैट फीस विल बी काउंटेड टुवर्ड्स सीएसआर एक्सपेंडिचर। वो छेपा है, ऊपर से गया। गुड, समझा ना एवरीबॉडी? अक्षता ओके? बट देयर इज अगेन अ लिमिट, कितना? which shall not be 5% of total CSR expenditure or 50 lakh rupees, whichever is less, either 5% or 50 lakhs, 5% of total expenditure of CSR or 50 lakhs, whichever is less। okay all of you? समझे कि नहीं एवरीबॉडी? है ना? आगे जाओ मैं बच्चों। कुछ 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 आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन। कुछ देख लेते फटाफट कुछ चीजें। नहीं वो प्रॉफिट वाला बचा है अभी भी, कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट बचा है अपना। द बोर्ड रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी हो गया है ना? हाँ सॉरी, यहाँ पे व्हाट आर नॉट सीएसआर एक्टिविटीज, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज अंडरटेकन इन पर्सन ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये तुम्हारा बच्चों सीएसआर नहीं रहता है हमेशा, कभी भी नहीं। तुमको बताया, तुम अगरबत्ती बनाते हो, स्टेशनरी बनाते हो, बुक्स बनाते हो,
तुम बच्चों आइडॉल्स वगैरह बनाते हो भगवान के, तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो तुम ऑलरेडी करते हो दैट इज नॉट CSR। पर बच्चों इसमें तुम्हारा कुछ एक एक्सेप्शन देकर रखा था वो फॉर कोविड। अब नाउ आई डोंट थिंक सो इतना कुछ इंपॉर्टेंट है अभी के हिसाब से कि न्यू वैक्सीन, ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस रिलेटेड टू कोविड फॉर दीज 3 years वर अलाउड। यस क्लियर ऑल ऑफ यू कि तुमने इसके ऊपर भी खर्चा किया इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ ए बिजनेस, तो भी इट वाज टेकन एज CSR। मतलब तुम ऑलरेडी R&D में ही हो। व्हाट इज योर बिजनेस अबाउट? R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और तुमने कोई वैक्सीन खोजा या वैक्सीन के ऊपर तुम खर्चा कर रहे हो, वैक्सीन कोविड का वैक्सीन, दैट वाज अलाउड, दैट इज अलाउड एज CSR एक्सपेंडिचर। सो अभी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इज इट ओके? तो CSR इज जस्ट अ स्मॉल अगेन एक्सटेंशन टू इट राइट नाउ, ठीक है। आगे जाओ मैं। एंड एनी एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट है, अच्छा मस्त एग्जांपल है। एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय कंपनी आउटसाइड इंडिया, कोई भी काम बच्चों इंडियन कंपनी ने इंडिया के बाहर किया, नॉट अलाउड एज CSR एक्टिविटी। वो CSR एक्टिविटी नहीं माना जाएगा एक्सेप्ट फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनल representing any state or union territory at national level और इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल। बच्चों अपने पास अभी भी ऐसे स्पोर्ट्स है जिसके कोचेस या फिर जिसके इक्विपमेंट्स इंडिया में अच्छे से अवेलेबल नहीं है। इट इज मच प्रेफरेबल कि तुम दूसरे कंट्री में जाके ट्रेनिंग करो। ऐसा कोई तुमको एथलीट पता है तुमको बच्चों, एक जो इंडिया में, मतलब आई एम जस्ट आस्किंग यू जनरल नॉलेज, जिसने ट्रेनिंग बहुत ज्यादा ट्रेनिंग इंडिया के बाहर ही किया और इंडिया के लिए बच्चों उसने गोल्ड मेडल लाया ओलंपिक्स में? मेरे नाम वाला रे बाबा, मेरे नाम वाला है ना, हम नाम, मेरा हम नाम बच्चों, है ना, चोपड़ा, है कि नहीं बच्चों? he did not much train in India as such, जितना मैं सुनता था उनके ओलंपिक्स की गोल्ड मेडल के भी पहले। ऑलरेडी he was a famous star, no doubt about it, पहले से ही। बट जस्ट इतना नहीं हुआ कि जब उसने गोल्ड मेडल लिया उसके पहले उतना फेमस था कंपैरेटिवली। बट ही शुड ट्रेन अ लॉट ओनली आउटसाइड इंडिया। उसका खाना पीना डेडिकेटेड कोच बाहर। एनीवेज, तो ऐसा बच्चों हम लोग अलाउ किया है CSR। यस, अंडरस्टूड क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है ना। बाद में व्हाट इज नॉट CSR? contribution to any amount of any amount directly or indirectly to any political party, good thing, ठीक है। then activities benefiting employees of the company, no, not but CSR। activities supported by the companies on sponsorship basis, बस स्पॉन्सरशिप किया तुमने, तुम्हारा उधर फ्लैग लगाया, उधर फ्लैग, फ्लैग मतलब क्या, पोस्टर, ओके। तुमने बच्चों पोस्टर लगाने का पैसा दिया है, दैट इज नॉट CSR, ओके। एक्चुअली कुछ एग्जीक्यूशन काम करना चाहिए, समझे बच्चों? आगे जाऊंगा मैं बच्चों, समझा? सो एक्टिविटी सपोर्टेड बाय द कंपनीज ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस फॉर डिराइविंग मार्केटिंग बेनिफिट्स फॉर इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, समझा बच्चों? दैट विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स CSR। आगे, activities carried out for fulfillment of any other statutory obligations, पानी मतलब तुम्हारे एम्प्लॉयज के लिए पानी दिलाना, या फिर तुमने रिवर, तुम्हारा जो भी है, रिवर नहीं, तुम्हारा जो भी आउटपुट है कंपनी का, जो भी तुम्हारे प्रोड्यूस बाहर निकलने वाला है, उसका क्लेनलीनेस एनवायरमेंट के ऊपर कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें अगर तुम कर रहे हो बिकॉज यू आर डूइंग इट बिकॉज ये तुम्हारा लीगल ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर सम अदर एक्ट, तुम अलग से कुछ वॉलंटरली नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो? तो जो ऑलरेडी तुमको इट इज लायबल ऑन, यू आर लायबल टू डू समथिंग दैट इज नॉट टू बी टेकन एज CSR। तुमने CSR के कुछ अलग चीज करना चाहिए जिसके लिए तुम ऑलरेडी जिम्मेदार नहीं थे, समझा क्या ऑल ऑफ यू? बोलो, क्लियर? आगे बढ़े बच्चों हम लोग। इसके ऊपर बच्चों अच्छा क्वेश्चन आता है, मतलब MCQ बुकलेट में अच्छा क्वेश्चन है बच्चों इसके ऊपर, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, रेडी एवरीबॉडी? फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट इट शैल एक्सक्लूड, हमको लास्ट के 3 साल के देखना ना, एवरेज ऑफ लास्ट 3 years, उसका बच्चों कम से कम 2% बराबर है। तो नेट प्रॉफिट क्या रहेगा? शैल एक्सक्लूड एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम एनी ओवरसीज ब्रांच और ब्रांचेस of the company, whether incorporated as a company, whether operated
एज अ सेपरेट कंपनी और अदरवाइज। फॉरेन ब्रांच का प्रॉफिट मत जोड़ो इसमें, फॉरेन ब्रांच का प्रॉफिट बच्चों मत जोड़ो इसमें, ओके। फॉरेन ब्रांच का प्रॉफिट बच्चों फॉरेन कंट्री में बच्चों उनके हिसाब से वहां पे कुछ ना कुछ वहां पे यूटिलाइज हो जाएगा, तो उसको इंडिया में मत जोड़ो। एज वेल एज डोंट ऐड डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडिया, ओके। एनी डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अदर कंपनीज इन इंडिया नहीं, बिकॉज मेनली हमको बच्चों कौन से प्रॉफिट से मतलब है, हम अपने ट्रेडिंग वाले प्रॉफिट से जो तो हमने खुद कमाया है, नॉट आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। यस क्लियर ऑल ऑफ यू, क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। नेटवर्क कुछ खास नहीं है, ठीक है, उस बाद में देख लेंगे। ये अपने देखा ही था बच्चों, इसको स्टार मार्क करो प्लीज, हाँ, कि कौन सा प्रॉफिट नहीं लेना है और लेना है। नहीं लेना बच्चों कौन सा, फॉरेन ब्रांच का एज वेल एज डिविडेंड, ओके। आगे जाओ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में आता है, ओके। आगे जाओ। लेट्स चेक ऑन क्वेश्चन, ये नीचे वाला। अच्छा, कुछ क्लैरिफिकेशन है? ठीक है, फटाफट देख लेते बच्चों हम लोग। CSR एक्टिविटीज, ये वाला यहाँ पे, should be undertaken in a project or a program mode, in a project या फिर प्रोग्राम मोड। मतलब बस एक इवेंट किया और सुबह किया शाम को खत्म, that is not CSR activity. It has to be a long term project. Long term can be 1 month 6 months वगैरह भी, अगर उसको एग्जीक्यूट करते करते। पर ऐसा नहीं एक दिन तुमने मैराथन अरेंज करवा लिया, एक दिन ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करवा लिया, that will not be taken as CSR, okay. So one off events such as marathons, awards, charitable contribution, advertisement बच्चों will not be qualified as CSR expenditure. Yes, clear? आगे जाऊं मैं। चेक एन एग्जांपल, क्या बोला अपन ने? Let a company with a turnover 1,000 or more crores and having incurred a loss in any of the preceding 3 financial years will be required to comply with CSR. हाँ भाई, करना तो पड़ेगा। Done till here? We calculate average profit of last 3 years to calculate CSR expenditure. Yes? हमको तो बच्चों प्रॉफिट चाहिए ना लास्ट के 3 सालों का, जितना प्रॉफिट हुआ उतना। ऑब्वियसली नहीं, लॉस इंक्लूड नहीं करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जितना प्रॉफिट हुआ उतना। यस, अगर तुमको कोई साल में लॉस हुआ तो भी खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो पॉजिटिव में जाएगा, मान लो उसका 2% तुमको फिर करना ही पड़ेगा। एवरेज का 2%। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ू मैं। स्पेक्ट्रा लिमिटेड इज लिस्टेड कंपनी विद टर्नओवर ऑफ 1200 करोड़। अमाउंट ज्यादा है ना, 1000 से ज्यादा है। फिर सीएसआर कमेटी ने कुछ बच्चों प्रोजेक्ट डिसाइड किया, कंपनी ने फाइनलाइज किया, और कंपनी ने बच्चों पैसा निकाला 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। विल सच एक्सेस बी काउंटेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स? एक्सेस 2% ज्यादा तो चलता ही चलता, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ चलता मतलब फॉर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ चलेगा, फॉर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ चलेगा। ओके ऑल ऑफ यू, एवरीबॉडी? आगे जाए हम लोग बच्चों। गुड, रेडी एवरीबॉडी? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जनरल सर्कुलर ज्यादा कुछ काम का नहीं है। तो तुम्हारा सीएसआर वाला बच्चों हो चुका है वो सब अभी, मतलब इतना सीएसआर मतलब कोविड वाले चेंजेस थे तो हो गया अभी, वो इतना उसका कुछ क्वेश्चन का बात नहीं है, ठीक है। तुम्हारे आई थिंक 2 क्वेश्चन रहते हैं, उसको 2 क्वेश्चन 2 सेक्शन रहते हैं तुम्हारे। इंटरनल ऑडिट भी है 3, 136 137 138। हाँ, ये चलिए, एंड देन Q&A करते हैं अपने इसका, चलेगा?
रेडी एवरीबॉडी? चलो, राइट टू मेंबर्स टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड एफएस, ये बच्चों 136 है ना, राइट ऑफ मेंबर्स टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड एफएस, ये कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी और मेंबर का राइट है ना, एक कोई ना कोई बंदे का बच्चों राइट इज सम अदर बंदे का रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है ना बच्चों। तो राइट ऑफ मेंबर्स टू रिसीव कॉपी ऑफ ऑडिटेड एफएस, लुक एट द वर्ड ऑडिटेड, समझ रहा है कि नहीं? अनऑडिटेड एफएस बच्चों दे सकते क्या हम लोग उनको? ये ले लो, अप्रूव करवा लो, नहीं। ओके एवरीबॉडी? सो कॉपी ऑफ एफएस along with CFS and auditor's report to be sent to every member, every trustee for the debenture holders and all other persons who are so entitled 21 days before the date of general meeting. Now, bachcho, section 136 and section 101 goes hand in hand. Section 136 and 101 bachcho goes hand in hand. What is 101? Bolo fatafat. वेरी गुड, नोटिस, यस। और बच्चों नोटिस के साथ क्या जाना चाहिए? एफएस, एफएस के साथ क्या जाना चाहिए? एआर, ऑडिटर्स रिपोर्ट, एफएस के साथ और भी क्या जाना चाहिए? बोर्ड रिपोर्ट। याद है कि नहीं? बेसिकली नोटिस एंड एफएस साथ में ही जाएंगे, साथ में जाएंगे, मतलब यहाँ पे चेक करो नंबर ऑफ डेज देख रहा है 21 डेज बिफोर, नोटिस भी तो 21 डेज बिफोर दे रहे हैं ना हम लोग, हाँ या ना? ओके, देन सेक्शन 101 में आई थिंक तुमको प्रोविजो है कि तुम शॉर्टर नोटिस दे सकते हो, शॉर्टर नोटिस 18 डेज 16 डेज वगैरह कुछ ना कुछ, अगर वो अप्रूवल मिलता है लोगों से तो, हाँ ना बच्चों, याद आ रहा है? तो अगर शॉर्टर नोटिस दिया, अगर शॉर्टर नोटिस दिया तो एफएस भी बच्चों शॉर्टर ही जाएगा, मतलब शॉर्टर शॉर्ट टाइम में ही जाएगा। लॉजिकल मतलब तो इनको 21 डेज पहले तुमने एफएस भेज दिया और 18-20 या फिर 16 दिन के पहले तुमने बच्चों नोटिस भेजा, क्या का लॉजिकल? नहीं ना। तो जाना है तो दोनों साथ में ही जाएंगे, ऐसे हमेशा दिमाग में रखो। नॉर्मली 21 डेज बिफोर द मीटिंग, पर अगर तुम नोटिस शॉर्टर कर रहे हो 14 डेज का मान लो, तो एफएस भी बच्चों 14 डेज के बाद, मतलब 14 डेज का गैप में ही जाएगा टू द मेंबर। ओके, ये देख के रखा है कहाँ पे? नीचे। ओके, कहाँ पे दिख रखा है क्या? देखते हैं। रेडी? नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, कुछ खास नहीं फिर से, compliance will be deemed if the copies of documents are made available for inspection at registrar office, okay, during working hours for a period of 21 days before the date of meeting, then a statement is to be sent not less than 21 days before the meeting, okay, unless the shareholder asks for full statement, unless the shareholder asks for full FS. Okay, statement में क्या रहेगा? Statement to contain important features of the documents. What documents? FS, auditor's report, board report. Statement बच्चों in a way क्या है? तुम्हारा short summary of annual report. Okay, statement क्या बच्चों? It is a short summary of annual report. तो किसी ने full FS मांगा तो उसको full FS देना पड़ेगा, अगर किसी ने नहीं मांगा तो बच्चों स्टेटमेंट तो जो है समरी हमको सबको देना पड़ेगा। ओके, तो स्टेटमेंट कंटेन सैलिएंट फीचर्स ऑफ द सच डॉक्यूमेंट्स इन फॉर्म नंबर AOC 3, फॉर्म नंबर AOC 3 और कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है बच्चों, यहां देखो। ओके, आगे बढ़ू मैं। अ कंपनी शैल अलाउ एवरी मेंबर और ट्रस्टी to inspect audited FS at the registrar office during business hours. See, members can inspect FS. Members cannot inspect books of account. समझ रहे हो क्या नहीं everybody? Members can inspect FS obviously, but cannot inspect books of account. ठीक है, और तुमको ऑफिस में जाके चेक करना, करो, कोई दिक्कत नहीं। आगे जाओ मैं। सेक्शन कंपनी बच्चों 14 डेज का नोटिस का गैप है ना, नोटिस का बच्चों का क्या 14 डेज चलता है ना सेक्शन कंपनी को,
तो इवन एफएस भी बच्चों 14 डेज के अंदर 14 डेज का गैप में दिया तो भी चलेगा। आई होप तुमको समझ रहा है। 101 एंड 136 बच्चों मैच हो रहा है, हाँ या ना? क्लियर और नो बच्चों, है ना? आगे जाओ मैं। Companies will be allowed to circulate FS at a shorter notice if it is so granted by 95% of members, if it is so agreed, if it is so agreed by 95% of members. Same चीज है बच्चों 101 में भी है ना, 95% लोगों का अप्रूवल। Write down this quickly. Notice under section 101 है ना, and FS to members under section 136. अगर ये 21 डेज है तो ये भी 21 डेज, अगर ये कम है तो ये भी कम, बट दे आर ऑलवेज टुगेदर बच्चों। लिख लो इसको, ठीक है एवरीबॉडी, आगे बढ़े। तो अगर शॉर्टर 14 डेज का नोटिस दिया अगर, तो यस, तो एफएस भी शॉर्टर डेज का 14 डेज का तुम दे सकते हो। मतलब दोनों मैच होना चाहिए, ऐसे कंप्लीटली अलाउड है, और वो लॉजिकली मैच ही होना चाहिए। ओके, आगे बढ़े अपन, चलो। सर्कुलेशन ऑफ एफएस फॉर लिस्टेड कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज और सच पब्लिक कंपनीज having net worth of more than 1 crore and turnover of more than 10 crore. Okay, net worth बच्चों 1 करोड़ से ज्यादा and turnover बच्चों 10 करोड़ से ज्यादा, and बोला है। May be sent by electronic mode, ये कुछ खास नहीं है। To such members whose shares are in demat form, तुमने इलेक्ट्रॉनिकली भेज दिया बच्चों एफएस। दूसरा, अगर डीमैट में नहीं है तो तुम उनको ईमेल से भेज सकते हो, पर उनको अपने को उनका कंसेंट चाहिए। ओके, कि हाँ भाई वी आर सेंडिंग यू बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। देन फिजिकल कॉपीज, अगर डीमैट नहीं है उनका और कंसेंट भी नहीं है, समझा, तो फिजिकल कॉपीज भेजना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े अपन। ये बड़े बड़े कंपनीज के लिए। A listed company shall also place its FS including CFS if any and all of the documents required to be attached on its website will be taken. मतलब this will be also be uploaded on the website listed companies के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। Then अगर तुम्हारे पास कोई सब्सिडियरी कंपनी है ना, you have a subsidiary company, मतलब होल्डिंग कंपनी है सब्सिडियरी कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी को सीएफएस करना पड़ता है। तो होल्डिंग कंपनी को दो एफएस बनाने पड़ेंगे, एक स्टैंड अलोन, एक सीएफएस। यस चलिए। So every listed company shall on its website place separate FS of each and every of its subsidiary। तो समझा कि नहीं? Of each and every of its subsidiary, provide a separate copy of audited FS of such subsidiaries, है ना, of each of a subsidiary, and to provide a copy thereof to any shareholder who asks for it। पर तुमने अपलोड तो कर दिया वेबसाइट पे, दैट इज ओके, वो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर किसी ने कॉपी मांगा कोई मेंबर ने, तो उसको देना पड़ेगा। ठीक है, देन every company shall be under obligation to allow every member or trustee to inspect FS and documents to be attached thereto at the register office during business hours। ये कुछ खास ज्यादा important नहीं है। Okay, but you should allow your members and trustee of debenture holders to check the FS at the registered office of the company during business hours। ठीक है, ये important बच्चों। फॉरेन सब्सिडियरी का बच्चों बहुत क्या बोलते हैं उसको, है चीज अलग अलग। फॉरेन सब्सिडियरी इंपॉर्टेंट है। वेयर सच फॉरेन सब्सिडियरी है तुम्हारे पास, कहां पे बच्चों? फॉरेन में है, हाँ या ना? सीएफएस करना पड़ेगा। दूसरी चीज, हमको हर एक सब्सिडियरी का एफएस अलग से सबमिट करना पड़ता है ऑन दी वेबसाइट, अपने खुद के वेबसाइट पे ऊपर, तो हमने इसको अपलोड करना चाहिए ऑफ एवरी सब्सिडियरी। और किसी मेंबर ने तुमको कॉपी मांगा सब्सिडियरी के एफएस का, तो प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, अब तुम्हारी फॉरेन सब्सिडियरी है मान लो, अब उसमें 2-3 दिक्कत, इनका फाइनेंशियल ईयर अलग मान लो, या फिर उनका रिपोर्टिंग अलग, या फिर ऐसा कोई कंट्री है जहां पे ऑडिट कंपलसरी नहीं है, तो वो ऑडिटेड एफएस नहीं है, या फिर इंपॉर्टेंटली वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है ना एवरीबॉडी।
इसके लिए सब क्लैरिफिकेशन देकर रखा है। तो where says foreign subsidiary is not required, किधर ऊपर गया, सॉरी, where says foreign subsidiary is statutorily required to prepare a CFS under any law of the country of its incorporation. The requirement of this provision shall be met if CFS of such foreign subsidiary is placed on the website of its listed company. तो अगर बच्चों उनके कंट्री में ऑडिट कंपलसरी है ना, तो वहां की तुम्हारी फॉरेन कंपनी ने बच्चों अगर मान लो ऑडिट करवा के they have prepared a FS, only that much FS can be also uploaded on your own website. But where just foreign subsidiary, ये important है, is not required to get its FS audited under any law of that country, okay, and which does not get audited also. मतलब क्या, ऐसी फॉरेन सब्सिडरी है, वो ऐसे कंट्री में है जहां पे ऑडिट कंपलसरी नहीं है, एंड खुद भी बच्चों उन्होंने ऑडिट नहीं करवाया वॉलंटरीली, वो भी नहीं किया उन्होंने, समझ रहे हो? तो देयर इज अ फॉरेन सब्सिडरी ऐसे कंट्री में जहां पे ऑडिट कंपलसरी नहीं है और उन्होंने वॉलंटरीली भी ऑडिट नहीं करवाया, ओके, देन द होल्डिंग इंडियन लिस्टेड कंपनी may place such unaudited FS on its own website, and where such FS is in a language other than English, a translated copy of FS in English shall also be placed on the website. हे भगवान, समझा कि नहीं? सेकंड वाला पॉइंट कि अगर तुम्हारे फॉरेन कंट्री में सब्सिडरी है जहां पे ऑडिट कंपलसरी नहीं, यू हैव अ सब्सिडरी, ठीक है, तो एज अ होल्डिंग कंपनी तुमको सब्सिडरी के साथ CFS करना पड़ता है, पॉइंट नंबर 1, सही बात। सेकेंडली, अगर तुम्हारे पास सब्सिडरी FS एसोसिएट होता है तो तुमको ध्यान देना, तो तुमको यू एज अ होल्डिंग कंपनी तुमको तुम्हारे वेबसाइट पे हर एक सब्सिडरी का FS अपलोड करना है। किसको? होल्डिंग कंपनी को उनके खुद के वेबसाइट के ऊपर हर एक सब्सिडरी का FS अपलोड करना पड़ता है। अब यहां पे तुम्हारी फॉरेन सब्सिडरी है, यस, तो बच्चों फॉरेन सब्सिडरी लेट अस से अगर वो इटालियन है, जापानीज है, चाइनीज है तुम्हारी सब्सिडरी, उसका FS बच्चों मान लो इंग्लिश में नहीं है, तो वो तुम्हारा नॉन इंग्लिश वाला अपलोड होगा, उसके साथ ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश वाला भी अपलोड होगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। ये बात समझी है ना? दैट इज 1 पॉइंट, ठीक है बच्चों। दूसरा, you should upload always usually common sense audited FS, समझ रहे हो? मैं सब्सिडरी की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली यहाँ पे। तुम्हारा फॉरेन सब्सिडरी के बच्चों, फॉरेन सब्सिडरी का जो FS है इट शुड बी ऑडिटेड, तो ही तुमने अपलोड करना चाहिए। पर हाउएवर अगर तुम्हारा फॉरेन सब्सिडरी ऐसे कंट्री में है जो कंट्री में ऑडिट एज पर देयर कंपनीज एक्ट कंपलसरी नहीं है, एग्जाम्पल के लिए बच्चों आज की तारीख में इंडियन कंपनीज एक्ट में एवरी कंपनी नीड्स टू बी ऑडिटेड, हाँ या ना? भले वो OPC रहेगा, सेक्शन 8 रहेगा, बाकी की कंपनीज रहेंगे, पर बाकी की कंट्रीज है बच्चों, बाकी की कुछ कंट्रीज है जो उसमें से भी एग्जम्पशन देते हैं बच्चों, कि दैट इवन इफ तुम कंपनी हो तो भी तुमको ऑडिट कंपलसरी नहीं है। समझ रहे हो एवरीबॉडी? ऑल ऑफ यू ओके टिल हियर? तो अगर तुम्हारे ऊपर ऑडिट कंपलसरी नहीं था, तुम्हारे ऊपर मतलब मैं कह रहा हूं फॉरेन सब्सिडरी के ऊपर, उनके ऊपर ऑडिट कंपलसरी नहीं था एज पर देयर कंपनीज एक्ट, और उन्होंने वॉलंटरीली भी ऑडिट नहीं करवाया, तो भी फिर इन दैट केस ऐसे वाले अनऑडिटेड FS इंडियन होल्डिंग कंपनी अपने खुद के वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर सकती है। समझा? नाउ क्लियर? एक बार पढ़ो फिर से पैराग्राफ पढ़ो। एग्जाम्पल, RIL, a company incorporated under Companies Act, has its shares listed on Recognition Stock Exchange. One of its subsidiary is a foreign company. In the AGM of company, RIL placed its audit FS, including CFS.
The company also placed on its website separate audited accounts of all its subsidiary in India, except one subsidiary, which is a foreign company and located outside India, on the grounds that such foreign company is not required to get audited, get its financial audited under the law of that country. You are required to examine whether RIL has complied. Answer is no. तो भले बच्चों तुम्हारे फॉरेन सब्सिडरी जो है उनका उनके कंट्री के हिसाब से ऑडिट कंपलसरी नहीं है, तो भी अनऑडिटेड एफएस तुमने खुद अपलोड करने चाहिए इंडिया में. Is it okay everybody? Fine. आगे जाओ. मैं आगे इंपॉर्टेंट तुम्हारा वही हो गया. अगर तुम्हारा नोटिस शॉर्टर नोटिस है बच्चों, नोटिस इज शॉर्टर अंडर 101, तो व्हेन सर्कुलेशन ऑफ एफएस बच्चों आल्सो शॉर्टर. यस, चलिए आगे जाओ. मैं फॉरेन कंपनी which is not required to get its accounts audited as per that country and also does not get accounts audited, ना ही उनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल था और ना ही वॉलंटरीली किया है ऑडिट, the holding or parent Indian company may place such unaudited FS on its website. ठीक है. And lastly, the formats of accounts of foreign subsidiaries should be as far as possible as per requirements of Companies Act. अगर possible नहीं है, a statement indicating the reasons of the deviations may be placed or filed along with such accounts is okay. Okay. तो फॉरेन सब्सिडरी के तुम्हारे बच्चों फॉर्मेट अगर सेम टू सेम नहीं तो उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते ज्यादा, उसका एक बस रीजन दे देंगे. ओके, ये क्यों नहीं मैच हो रहा है तुम्हारे साथ, वर्ड टू वर्ड या फिर कैसे अकाउंट टू अकाउंट, फॉर्मेट टू फॉर्मेट प्रॉपरली. ठीक है, आगे जाओ मैं बच्चों. एक मिनट. इंपॉर्टेंट उसको स्टार्ट में करके रखो. 137 कॉपी ऑफ एफएस टू बी फाइल्ड विद आरओसी. 137 बच्चों बहुत सेक्शन में उसका रेफरेंस आके गया है. 137 का बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज और बहुत सारी कंपनीज को एग्जेम्पशन मिलता है ओनली इफ सेक्शन 130, सेक्शन 192, सेक्शन 92 एंड 137 फॉलो किया रहेगा. तो अब 92 बच्चों क्या था, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, एंड 137 बच्चों क्या है, फाइलिंग ऑफ एफएस विद आरओसी. अब कॉमन सेंस, तुम्हारा ऑडिट होने के बाद, तुम्हारा एफएस बच्चों फाइनलाइज होने के बाद, ओके, अब फाइनलाइज होने के बाद मतलब क्या बच्चों, एजीएम में भी अप्रूव्ड है. कहां पे अप्रूव्ड है, एजीएम में भी अप्रूव्ड है. उसके बाद बच्चों यू हैव टू अपडेट द एफएस विद आरओसी. क्लियर. अब जो बड़े बड़े कंपनीज है उनको बच्चों एक यू कैन से सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है, उसके थ्रू ही सबमिट करना पड़ता है, कॉल्ड एज XBRL. ओके, तो ध्यान देना. तो 137(1), ओके, कॉपीज ऑफ एफएस इंक्लूडिंग CFS if any along with all the documents annexed to FS and adopted at AGM, मतलब बच्चों तुम्हारा AGM में अडॉप्ट हुआ है, ये FS अप्रूव हुआ है, shall be filed with ROC within 30 days of AGM. important. okay, 137 बच्चों ड्यू डेट क्या है, within 30 days of AGM. और 92 का बच्चों ड्यू डेट क्या है, 92 का एनुअल रिटर्न, बोलो फटाफट. 60 days. कितना बच्चों, 60 days बराबर ना. करेक्ट. ओके, आगे बढ़ू मैं. फॉलोइंग कंपनीज टू कंपल्सरीली फाइल फाइनेंशियल्स इन XBRL फॉर्मेट. तुम्हारे बच्चों कोई भी नॉट सॉफ्टवेयर पर तुम्हारे कोई भी रिपोर्टिंग का कोई ना कोई लैंग्वेज रहेगा. जैसे .xml होता है, .json होता है, जेसन तुम्हारा जावास्क्रिप्ट वाला है ना, XML हो गया. Similarly, here बच्चों you have to have that in which language, XBRL. ठीक है, compulsory in XBRL format in form number AOC4 and AOC4 CFS. नाम ही तुमको समझ रहा, CFS मतलब CFS हम लोग अपडेट करने वाले हैं. AOC4 नॉर्मल FS. किन किन कंपनीज को, प्लीज बच्चों यहाँ पे इसको बाहर करो, अंडरलाइन करो. All listed companies. So all companies listed with any stock exchange in India and their Indian subsidiaries also compulsorily बच्चों XBRL फॉर्मेट में.
देन ऑल कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल बच्चों कितना 5 करोड़ से ज्यादा, या फिर तीसरा वाला कौन, ऑल कंपनी हैविंग टर्नओवर बच्चों कितना 100 करोड़ से ज्यादा। यहां पे प्राइवेट और पब्लिक का कुछ भेदभाव किया बच्चों ने, प्राइवेट और पब्लिक एज सच नहीं, नो। ओके एवरीबॉडी, क्लियर एवरीबॉडी, आगे बढ़ जाऊं मैं। आगे सबसे खतरनाक, अच्छा मतलब यू कैन से इंपॉर्टेंट पॉइंट चेक करो, प्रोविजो कंपनीज इन बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, एनबीएफसी, एचएफसीज need not file FS under XBRL. Very, 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 very important. Very important. Yes, स्पेशल एड वाली जो कंपनी उनके लिए बच्चों XBRL का कुछ रिपोर्टिंग आता ही नहीं, बिकॉज उनको खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही अलग फॉर्मेट में है ना? Are you getting my point? तो इनके लिए बच्चों XBRL लगता ही नहीं है। Are you getting my point everybody? तो तुमको जानबूझ के दिया जाएगा कि टर्नओवर बच्चों मान लो 110 करोड़ है ना, जो लगेगा XBRL आएगा, और फिर अल्टीमेटली एंड में बताएंगे दैट इट इज अ बैंकिंग कंपनी वगैरह, उन्होंने अब तक इतना लोन दिया है, इतना लोन लेकर रखा है, तुमको समझना पड़ेगा कि बैंकिंग कंपनी है। तो स्पेशल एड कंपनीज के ऊपर बच्चों XBRL नहीं लगता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? अरे हाँ या ना? आगे जाऊं मैं, इंपॉर्टेंट है वो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोंट गेट लॉस्ट इन द डिटेल्स, कितना नंबर है उतना नंबर है, कीप कंसेप्ट क्लियर कि बैंकिंग इंश्योरेंस वालों के ऊपर CFS XBRL नहीं आता, ठीक है? स्पेशली इंश्योरेंस वालों को ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि बैंकिंग जल्दी ध्यान में आ जाता है, इंश्योरेंस नहीं आता लोगों को। ओके आगे, द कंपनीज व्हिच हैव फाइल्ड देयर FS एज पर अबव shall continue to file their FS and other documents through other document, though they may not fall under the class of companies specified therein in succeeding years। मतलब क्या, एक बार XBRL लग गया तो लग गया, एक बार XBRL बच्चों लग गया तो लग गया, हाँ या ना? ऑल ऑफ यू क्लियर? आगे जाओ मैं बच्चों, यस ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने बोल्ड करके रखा है, तुम लोग भी कर सकते हो। चेक करो फटाफट एक एग्जांपल, Amazon कंपनी लिमिटेड, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी दैट हैज अ टर्नओवर ऑफ 150 करोड़, 100 करोड़ से ज्यादा, एंड 90 करोड़। 2019 में 150 करोड़, 2020 में 90 करोड़, पर सिंस नाउ इट हैज क्रॉस्ड 100 करोड़, एक्सपीरियंस उसके ऊपर एक्सपीरियंस लगा था, तो इवन इफ अगले साल 100 करोड़ से नीचे है तो भी XBRL लगेगा। समझा कि नहीं समझा एवरीबॉडी? For the financial year 31st March 20, even if the company does not fall in that class of companies for that year. निधि, अक्षता, tell me, समझा कि नहीं समझा? All of you? Good. Clear? Yes? 137. Then, if FS are not adopted in AGM for any reason, तो forever, हाँ एक बार लग गया तो forever. Diamonds are forever वैसा, XBRLs are forever. आगे बढ़े, इफ FS आर नॉट अडॉप्टेड इन AGM, अप्रूव नहीं हुआ है वो, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। अगर AGM में FS अडॉप्ट नहीं हुए, अप्रूव नहीं हुए, तो भी हमको उसको अपलोड करना है ROC के साथ, समझ रहे हो? एंड वी विल से कि प्रोविजनल FS है। सुनो मेरी बात, वो ऑडिटेड है पर मेंबर से अप्रूव्ड नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऑडिट हो चुका है उनका, बट बच्चों मेंबर्स ने अप्रूव नहीं किया, तो ऐसे अनअप्रूव्ड FS you need to upload to ROC within 30 days, same due date within 30 days, पर बस क्या मानेंगे हम उसको? प्रोविजनल FS। क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग उसको? प्रोविजनल FS, समझा? नाउ जब तक तुम्हारा FS बच्चों मान लो अप्रूव नहीं होता, अब उस इन दैट केस तुम लोग क्या करोगे? तो उसको बच्चों तुमको मीटिंग पोस्ट एडजर्न करना पड़ेगा, यस? एंड नाउ इन द एडजर्न मीटिंग, जो भी तुम्हारा अगला मीटिंग हुआ है, तब तुम फिर से बच्चों तुम्हारे FS अप्रूव करवा रहे हो, और जब एक्चुअल में अप्रूव हो जाएगा तब फिर से तुमको बच्चों FS अपलोड करने पड़ेंगे विद ROC। समझा एवरीबॉडी? टेल मी, क्लियर और नो? ठीक है ना? ऑल ऑफ यू क्लियर?
समझे कि नहीं समझे? आगे जाओ मैं बच्चों, एवरीवन, ठीक है। So if FS are not adopted in AGM, such unadopted FS along with required documents shall be filed with ROC within 30 days of AGM. Important है प्लीज बच्चों, इसको तुम्हारे टेक्स्ट बुक में हाईलाइट करके रखना है इसको। Within 30 days they will be taken on record as provisional, yes, till the FS are actually approved in adjourned AGM. When FS are actually approved in adjourned AGM, फिर से within 30 days बच्चों, तो मतलब जब भी अप्रूव हुआ है उसके within 30 days तुम उसको फिर से भेजोगे आरओसी के पास। समझा कि देख भाई ये अभी मेरा अप्रूव्ड फाइनेंशियल्स है। ओके एवरीबॉडी, आगे जाऊं मैं। ओपीसी याद रखो टाइम पास ही है, 180 डेज। मैं कुछ बैच में पूछता था टाइम पास के लिए कि ओपीसी तो बच्चों एजीएम नहीं लेगा, बराबर है कि नहीं? ओपीसी बच्चों आईने में देख के मीटिंग लेगा क्या? तो ओपीसी बच्चों मीटिंग किसके साथ लेगा? किसी के साथ मीटिंग नहीं लेगा। तो ओपीसी का बच्चों एजीएम आने का सवाल नहीं उठता, ये तो तुमको समझ गया रहेगा, करेक्ट लिया। तो ओपीसी को अपने एफएस भी सबमिट करना है आरओसी को, यस। कब तक? विदिन 180 डेज ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्लियर ऑल ऑफ यू? आर यू अवेयर ये तुम्हारा डेट कब आएगा? कभी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा नहीं है एंड आई होप नहीं पूछेंगे, ओके? बट डेट कब आएगा? एनीबॉडी एनी आइडिया? It will not be 30th September. It will not be 30th September. Very good, Akshata. Good point. Nice. Yes, good. 27th September. क्योंकि यहाँ पे within 6 months from the end of financial year ऐसा लिखा ही नहीं है। अगर ऐसा लिखते लॉ में कि within 6 months from the end of financial year, तो हम सितंबर एंड लेते थे। पर यहाँ पे बच्चों वर्ड उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया लॉ में और उन्होंने 180 डेज लिख दिया है। तो प्रॉपर अगर मैं 180 डेज कैलकुलेट करूँ तो यस इट कम्स टू 27 सितंबर। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है बट यू शुड बी अवेयर, बस इतना ही मेरा कोशिश था। चलो आगे बढ़े हम लोग बच्चों। आगे होल्डिंग कंपनी का वही चीज है, वही है, कुछ खास नहीं है। वही तुम्हारा अदर देन इंग्लिश वाला है तो उसके कॉपी सबमिट करेंगे, ट्रांसलेटेड वाला। फॉर्मेट तुम्हारा सेम टू सेम होना चाहिए, नहीं है तो उसका रीजन बताओ कि फॉर्मेट क्यों मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, मैं आगे जाऊं। वंदना लिमिटेड बेस्ड आउट ऑफ इंडिया हैज मेनी सब्सिडरीज इन इंडिया। ठीक है, ठीक है, बेस्ड आउट ऑफ इंडिया मतलब आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, it also has associates and joint ventures. For the purpose of financial of CFS, the company's management requested its foreign subsidiary based out of Italy. Out of मतलब out मतलब in language का problem है, based out of Italy to provide standalone FS. That is Italian subsidiary prepares its FS in local language. Okay, and बच्चों ने दे दिया unaudited because audit required नहीं है in Italian for the subsidiary Italian subsidiary company. Please advise how to deal with such FS. ऐसे फालतू के क्वेश्चन बच्चों को उसके आंसर बाहर थोड़े से करने पड़ते हैं। प्रोविजन हमको पता है, Wandana Limited would have to get audit a standard FS of Italian subsidiary translated in English, पहली बात तो। Also get it aligned as per the accounting policies of India for the purpose of consolidation. Then need to file such unaudited FS बच्चों with ROC. Okay, along with declaration to the effect along with a translated copy of FS in English. Yes. और अगर तुम्हारे फॉर्मेट्स मैच नहीं हो रहे, फॉर्मेट्स तुम्हारे इंडियन कंपनी के साथ मैच नहीं है, तो फॉर्मेट्स क्यों नहीं मैच हो रहे बच्चों, वो भी तुमको रीजन देना पड़ेगा। ओके एवरीबॉडी, आगे जाऊं मैं। एजीएम नॉट हेल्ड, ये भी बात है। तुमने एजीएम लिया और एफएस अप्रूव नहीं हुए तो फिर हमने देखा प्रोविजनल और फिर एडजन करना पड़ेगा एजीएम, याद आ रहा है? तुमने एजीएम लिया पर एजीएम में एफएस अप्रूव नहीं हुए, ठीक है, तो प्रोविजनल सबमिट करना। पर अगर एजीएम ही नहीं हुआ तो, अगर एजीएम ही नहीं हुआ तो
एजीएम ड्यू डेट के बाद विद इन 30 days तुमको एफएस सबमिट करने पड़ेंगे। अब ऑब्वियसली बच्चों एजीएम ही नहीं हुआ है तो दीज आर स्टिल बच्चों अनअप्रूव्ड एफएस, हाँ या ना? चेक करो, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क दिया है बच्चों। एफएस along with documents to be attached, along with, इसको अंडरलाइन करो, along with statement of facts and reasons, हाँ along with due date of, along with statement of facts and reasons कि हमने एजीएम क्यों नहीं लिया within 30 days of due date of AGM, within 30 days of due date of AGM, समझा? ड्यू डेट ऑफ एजीएम बच्चों सितंबर, 30 सितंबर, इज ओके और नो? मतलब बाकी के केसेस में जब जब तुमने ड्यू डेट के पहले नॉर्मली एजीएम लिया तो विद इन 30 days ऑफ एजीएम, करेक्ट? अगर तुमने एजीएम ही नहीं लिया बच्चों एजीएम ड्यू डेट तक, तो भी तुमको बच्चों एफएस सबमिट करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, आई मीन अटैच विद इट व्हाट, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड रीजंस कि क्यों एजीएम नहीं लिया। यस, तो 30 सितंबर के बाद मतलब यस यू कैन टेक इट एज 30 अक्टूबर, क्लियर, करेक्ट? आगे बढ़ो बच्चों में, चेक करो, एजीएम लिया तो दो चीजें हो सकती है, एफएस अप्रूव्ड और फिर एफएस नॉट अप्रूव्ड। अगर एफएस अप्रूव्ड हो गया तो विद इन 30 days में तुमने बच्चों भर दिया आरओसी के साथ। तुमने एजीएम लिया पर एफएस अप्रूव नहीं हुए, हाँ या ना? तो विद इन 30 days बच्चों प्रोविजनल वाला, फिर एडजस्ट करो एजीएम, फिर एजीएम में जब पास हो तो विद इन 30 days वहां से, बराबर? अरे हाँ या ना? और एजीएम भी बच्चों तुमने नहीं लिया तो एजीएम ड्यू डेट से विद इन 30 days तुमको एफएस फाइल करना पड़ेगा। यू वांट टू ड्रॉ दिस डायग्राम? टेल मी, लिखता है तुमको? चलो लिख लो फिर, या सेक्शन 137। आगे, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, कंपनी के ऊपर बच्चों 10,000 से लेके जो भी है ₹100 पर डे फॉर कंटिन्यू डिफॉल्ट अप टू मैक्सिमम 2 lakhs। कहाँ पे थे हम लोग? 137 में थे ना? ठीक है, तो कंपनी के ऊपर बच्चों कितना? 10,000 से लेके ₹100 पर डे, मैक्सिमम 2 lakhs। ये बस थोड़ा सा याद रखो, अगर तुमने भरा ही नहीं तो ओके, तुमने अगर एजीएम लिया नहीं और तुमने ये भी नहीं किया, एफएस भी नहीं सबमिट किया, तो एमडी एंड सीएफओ ऑफ द कंपनी अगर है कंपनी में तो अपॉइंटेड, अगर एमडी और सीएफओ नहीं है तो एनी अदर डायरेक्टर हु इज चार्ज विद रिस्पांसिबिलिटी बाय द बोर्ड कि भाई तू जिम्मेदार था, उसको अपॉइंट किया गया था। पर अगर वैसा भी कुछ डायरेक्टर कोई नहीं है जिसको अपने जिम्मेदार बनाया था, देन ऑल डायरेक्टर्स आर लायबल। ओके, एमडी एंड सीएफओ इफ अपॉइंटेड, इफ नॉट देन डायरेक्टर हु वाज अपॉइंटेड फॉर विद सच रिस्पांसिबिलिटी, अगर वैसे भी किसी को अपॉइंट नहीं किया तो बच्चों ऑल डायरेक्टर्स आर रिस्पांसिबल। कितना? फाइन 10,000 and ₹100 per day contain default, but which may extend to ₹50,000 also. Yes, clear everybody? कुछ क्वेश्चन फटाफट देख ले इसके वाले। The AGM of Dexter Limited was held for the 31st March 20 जो भी रहेगा 31st March ending के लिए हुआ ही नहीं AGM. What remedies available company regarding compliance of 137 for filing of copies? तो AGM बच्चों लिया ही नहीं तो फिर भी AGM ड्यू डेट के बाद विद इन 30 days they need to submit, हाँ या ना? They need to बच्चों submit along with statement of facts and reasons, वो इंपॉर्टेंट है, along with statement of facts and reasons की AGM क्यों नहीं लिया। Yes, that is under section 137(2). 137(1) बच्चों 137(1) की AGM हुआ, 137(2) बच्चों AGM नहीं हुआ। Will it make any difference in case of annual accounts were duly laid before AGM but the same were not adopted by shareholders? तो फिर पूरा फिर से दोनों स्टोरी की AGM हुआ पर एफएस अडॉप्ट नहीं हुए तो प्रोविजन विद इन 30 days सबमिट करो। देन तुम्हारा मीटिंग एडजर्न हुआ AGM क्योंकि तुमको एफएस अप्रूव करवाने हैं, फिर एडजर्न AGM में जब तुम्हारा अप्रूव होगा फिर से तो तुमको बच्चों विद इन 30 days सबमिट करना पड़ेगा। और जो पहले सबमिट किया था बच्चों वी विल कॉल इट एज प्रोविजनल एफएस, टेम्पररी है वो, फाइनल नहीं है। ओके, प्रोविजनल, ये वर्ड को मत भूलना, प्रोविजनल एफएस है वो, ठीक है? यस, चलिए। Ross Limited is an unlisted company having engaged in pharma sector with a paid up of 10 crores, turnover 200 crore. Is it necessary for Ross to file his XBR in XBRL format? हाँ या ना? It is
लायबल, व्हाई? बिकॉज पेड अप 5 करोड़ से ज्यादा है, एज वेल एज टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, उसमें से एक भी तुम्हारा कंडीशन सेटिस्फाई हो तो करना पड़ता है, लिस्टेड कंपनी हो या फिर सब्सिडियरी ऑफ लिस्टेड कंपनी हो। बट इंपॉर्टेंट नाउ यू टू बी वेरी केयरफुल। इन्हें बच्चों सेक्टर देकर रखा दूंगा, फार्मा। अगर यहाँ पे तुमको गलती से इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एचएफ, हाउसिंग फाइनेंस लिखते थे, एनबीएफसी लिखते थे, देन इवन इफ लिमिट क्रॉस हो रहा है, इवन इफ लिमिट क्रॉस हो रहा है तो भी नहीं लगता था, अगर स्पेशल एक्ट वाली कंपनी रहते थे तो, एनबीएफसी, एचएफसी वगैरह। इसलिए सेक्टर देखना बहुत जरूरी है फॉर द क्वेश्चंस ऑफ एक्सबीआरएल, याद रखना प्लीज। आई सीन दिस इन आईसीए क्वेश्चन पेपर्स कि बहुत बड़ा स्टोरी देते हैं और एंड में नीचे कितना कितना देखते हैं कि इनका बिजनेस एक्टिविटी ये उन्होंने किया था करके। ओके, सो डोंट गेट लॉस्ट विद द नंबर्स, चेक उनका ऑब्जेक्ट ऑल्सो कि लोग क्या करते हैं, तो सेक्टर एग्जामिनेशन में आता है या नहीं आता है। ठीक है, ठीक है एवरीबॉडी, देन फिर अभी के लिए इतना रखते हैं। तुम्हारा ये इंटरनल ऑडिटर कुछ ज्यादा है नहीं, उसमें टाइम लगेगा नहीं, तो इसको अपन फिर अगले लेक्चर में लेते हैं अलोंग विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक, चलेगा? उसको अपन मतलब विल गो थ्रू द Q&A एंड देन बच्चों विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। दैट इज ओके फॉर टुडे एवरीबॉडी, टेल मी। ठीक है दोस्तों, पक्के से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अब तक नहीं किया है तो। योर likes बच्चों की मोटिवेटेड टू गिव यू more and more and more. I wish you all the very best. Take care. Bye bye.